बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ नगर में धनपतराय नामक एक प्रतिष्ठित व्यापारी निवास करते थे। वह समृद्धि और भव्यता के प्रतीक थे और उनकी ख्याति नगर और उसके आसपास के गांवों में गूंजती थी। उनकी दरियादिली की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी और उनके द्वारा लिया गया हर निर्णय लोगों के बीच सराहा जाता था। अक्सर लोग अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास आते और धनपतराय अपने संतुलित और सटीक फैसलों से सबको संतुष्ट कर देते। दिन ब दिन उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती जा रही थी। धनपतराय का परिवार भी उनका गर्व था। उनकी पत्नी मालती देवी, जो कि अत्यधिक धार्मिक और नैतिक विचारों वाली महिला थी, उनके साथ रहती थी। उनका एक पुत्र महेश, जो विवाह सूत्र में बंध चुका था, भी परिवार का हिस्सा था। महेश की पत्नी राधा एक नेकदिल और सादगीपूर्ण महिला थी, जो अपनी सास मालती देवी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मालती देवी भी राधा को अपनी बेटी के समान मानती थी और महेश साहसी और कर्तव्यनिष्ठ था, जो अपने पिता के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता था। एक दिन जब धनपतराय अपने परिवार के साथ यात्रा पर थे, उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा बच्चा रो रहा था। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठाकर उसे स्नेहपूर्वक पूछा कि वह कौन है और उसके माता पिता कहाँ हैं। काफी देर तक इधर उधर खोजने के बावजूद जब उसके माता पिता का कोई अता पता नहीं चला, तो धनपतराय उस बच्चे को अपने घर ले आए। उन्होंने उस बच्चे का नाम मोहन रखा और उसे अपने पुत्र की भांति पालने लगे। मोहन भी धनपतराय से गहरा लगाव रखता था और सभी परिवारजनों का आदर करता था। समय बीतने के साथ मोहन बड़ा होता गया, परंतु उसके हृदय में राधा के प्रति अपवित्र विचार पनपने लगे। उसकी दृष्टि राधा पर गंदी हो चली थी और यह विचार उसके मन में दिन ब दिन और प्रबल होते गए। नगर के आवारा युवकों के संग में पड़कर मोहन का यह पतन और भी गहरा होता गया। एक बार नगर में एक तांत्रिक ओघर बाबा आए और पूरे गांव ने उनका स्वागत किया। हर कोई अपनी सामर्थ्य अनुसार उनकी सेवा में लगा हुआ था, लेकिन मोहन के मन में कुछ और ही कुटिलता चल रही थी। रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में सो गया, मोहन शराब की बोतल और मुर्गा लेकर उस शमशान में जा पहुंचा जहां ओघड़ बाबा रुके हुए थे। पहले तो बाबा ने मोहन को जमकर फटकार लगाई और वहां से भाग जाने को कहा, परंतु मोहन न सिर झुकाए वहां बैठा रहा। आखिरकार बाबा ने उसे अपने पास बैठा लिया और गुस्से से पूछा, क्या चाहिए तुझे पुत्र? मोहन ने बाबा के चरणों में गिरकर अपनी इच्छा प्रकट की और बाबा के क्रोध की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। मोहन ने पहले कहा, बाबा पहले आप प्रसाद ग्रहण करें। ओघड़ बाबा ने जीवित मुर्गे को अपने नाखूनों से उधेड़कर खाने लगे। उनके चेहरे पर, दाढ़ी और मूंछों पर खून के धब्बे जमने लगे, जिससे उनका चेहरा भयावह हो गया। बाबा ने पूरी शराब की बोतल पी ली और अपना भारी हाथ मोहन के सिर पर रखकर बोले, बोल बेटा, क्या चाहिए तुझे? मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। मोहन ने अपनी सारी आपबीती सुना दी। बाबा, मैं राधा को प्रेम करता हूं और उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता हूं। जैसे ही मोहन ने यह कहा, बाबा ने अचानक एक खाली बोतल से उसके सिर पर जोर से प्रहार किया। बोतल का किनारा लगते ही मोहन का सिर फट गया और खून का फव्वारा फूट पड़ा। ओघड़ बाबा जोर से चिल्लाए, अरे दुष्ट! जिस परिवार ने तुझे आसरा दिया, जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो उसी की इज्जत पर हाथ डालने चला है। बाबा का शरीर गुस्से से कांप रहा था, लेकिन मोहन की जिद भी कम न थी। उसने बाबा के चरणों में गिरते हुए कहा, बाबा, अगर मुझे राधा नहीं मिली तो मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। रात का समय था और मोहन की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। जब सुबह हुई तो सेठ धनपतराय अपने पशुओं के बाड़े में गए, जहां मोहन अक्सर काम किया करता था। उन्होंने देखा कि पशुओं को न तो चारा दिया गया था और न ही पानी। यह देखकर सेठ जी को चिंता हुई और उन्होंने जोर से पुकारा, मोहन, मोहन! परंतु मोहन कहीं नहीं था। सेठ जी ने गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और खुद भी अपने दोस्तों के साथ उसकी खोजबीन में जुट गए, लेकिन मोहन का कोई अता पता नहीं चला। सेठ जी और उनकी पत्नी बेहद दुखी थे, परंतु उनकी बहू राधा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि एक औरत चाहे किसी भी युग की हो, आदमी की निगाहें भांपने में सक्षम होती है। समय बीतता गया।
5 साल गुजर गए और मोहन की यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। इसी बीच राधा ने 3 बार गर्भधारण किया, लेकिन हर बार उसका गर्भ नष्ट हो गया। बड़े से बड़े डॉक्टर और तांत्रिक भी हार मान चुके थे, लेकिन राधा ठीक नहीं हो रही थी। अब वह उदास और खोई खोई रहने लगी थी। रात को कभी कभी वह नींद में उठकर चिल्लाती, मुझे श्मशान जाना है, मुझे श्मशान जाना है। लेकिन उसकी बीमारी का कोई उपचार नहीं हो पाया। धीरे धीरे राधा इतनी कमजोर हो गई कि उसकी हड्डियां ही दिखाई देने लगी। उस दिन अमावस्या से एक दिन पहले राधा ने अपने पति महेश को पास बुलाया और बेहद गंभीर स्वर में बोली, सुनिए, कल शाम तक मेरी मौत हो जाएगी। महेश ने तुरंत उसे चुप कराने की कोशिश की। उसकी बातों को काटते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बेहतरीन इलाज करवाऊंगा, चाहे किसी भी शहर जाना पड़े। लेकिन राधा ने उसका हाथ धीरे से हटाते हुए कहा, मेरी बात सुनिए, मैं अपनी प्राकृतिक मृत्यु नहीं मर रही हूं। जो कोई है जो मुझे पाना चाहता है और मेरे अंतिम संस्कार के बाद मुझे अपने साथ ले जाएगा। अगर आप मुझे बचा सकते हैं तो अभी बचा लीजिए। महेश उसकी बातों से आहत होकर रोने लगा और बोला, राधा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? राधा की आवाज में एक सन्नाटा था। यह सब सत्य है। महेश ने उसकी बातों को अस्वीकारते हुए कहा, तुम्हें यह सब किसने बताया? राधा ने उत्तर दिया, मैं शिवजी की आराधना करती हूँ और मंदिर में सिद्ध बाबा है जिन्होंने मुझे यह सब बताया है। महेश, जो अब अपने गुस्से और आशंका को काबू में नहीं रख पा रहा था, तुरंत मंदिर की ओर दौड़ा और बाबा के सामने पहुंचते ही बोला, बाबा, आपने मेरी पत्नी के दिमाग में यह क्या भर दिया है? वो कह रही है कि कल उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सब बातें कहां से आ गई उसके मन में? सिद्ध बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, मैंने जो कहा वह सत्य है, परंतु तुम्हारी पत्नी पुनः जीवित हो सकती है अगर तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति और साहस है। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें उपाय बता सकता हूं जिससे तुम उसे वापस पा सको। महेश लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, बाबा, मुझे क्या करना होगा? मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तब बाबा ने उसे एक अभिमंत्रित तलवार और पीली सरसों के दाने दिए और समूचा मार्गदर्शन दिया। महेश ने यह सारी बातें परिवार से छिपाकर रखी। राधा के पास जाकर उसने बस इतना कहा, तुम घबराना मत, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। पर अंदर से महेश का दिल टूट रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले दिन दोपहर होते होते राधा ने संसार को छोड़ दिया। घर में शोक की लहर दौड़ गई। शाम होते होते राधा के मायके वाले और अन्य रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव की स्त्रियों ने राधा का 16 श्रृंगार किया और उसकी अंतिम विदाई की तैयारियां होने लगी। गांव के पास जो श्मशान था वही राधा की चिता सजाई गई थी। महेश ने अपने कांपते हाथों से उसे मुखाग्नि दी और जैसे ही वह लौटा उसके कदम तो घर आ गए, मगर उसकी आत्मा वहीं श्मशान में ठहर गई थी। उसका मन बेचैनी से घड़ी की सुइयों पर टिका था, जैसे वह किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार में था। परिवार के सभी लोग श्मशान से लौट गए थे, मगर महेश के मन में किसी अनकही योजना का बीज अंकुरित हो चुका था। इसी बीच सिद्ध बाबा वहां आए और परिवार के सदस्यों से बोले, मुझे महेश से अकेले में कुछ बातें करनी है। बाबा के यह कहते ही लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, क्योंकि महेश को मुखाग्नि देने के बाद रीति के अनुसार कहीं जाने की अनुमति नहीं थी। फिर भी बाबा के कहने पर महेश रुका और बाबा ने उसे चेताया, आज की रात तुम्हारे लिए भयानक हो सकती है बेटा। मैंने तुम्हें जो अभिमंत्रित तलवार और सरसों दी है वे तुम्हारी रक्षा करेंगी, लेकिन याद रखना, जैसे ही राधा की चिता से उसका हाथ उठाओगे उस तांत्रिक का सिर एक ही बार में धड़ से अलग करना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। महेश ने बाबा की बातों को गंभीरता से सुना और सरसों के दानों को मधु पर छिड़कते रहने का निर्देश भी ध्यान में रखा, जब तक वह गांव की सीमा में न पहुंच जाए। रात के गहरे सन्नाटे में जब सारा परिवार नींद में डूब चुका था, महेश चुपके से उठा। उसने तलवार और सरसों संभाली और श्मशान की ओर चल दिया। श्मशान पहुंचकर उसने अपने कपड़े उतार दिए और नग्न अवस्था में श्मशान के एक कोने में छिप गया। अमावस की उस घनी काली रात में वह किसी प्रेत की भांति लग रहा था। वहां का सन्नाटा और दूर से आती रहस्यमय आवाजें माहौल को और भयावह बना रही थी।
अचानक काले कपड़ों में एक खौफनाक शख्स श्मशान घाट में दाखिल हुआ। उसने अपने साथ पूजा सामग्री और एक काला धागा निकाला। वह धीरे धीरे चिता के चारों ओर धागा लपेटने लगा, साथ ही कुछ मंत्र भी बुदबुदाता जा रहा था। धागा लपेटने के बाद उसने खोपड़ी में भरे जल को चिता पर छिड़का और तभी महेश की आंखों के सामने वह दृश्य प्रकट हुआ, जिसे देख उसकी सांसें थम गईं। राधा की चिता पर वह नग्न अवस्था में पुनः जीवित हो उठी। महेश का हृदय भय से कांप उठा, परंतु वह किसी तरह अपने डर पर काबू पाते हुए स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। अब सिर्फ 5 मिनट शेष थे मध्य रात्रि के घड़ी में। वह अजनबी तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित कील निकाली और राधा की खोपड़ी में ठोंकने लगा। हर 1 मिनट में वह एक वार करता और उसके हर प्रहार के साथ महेश का हाथ तलवार की मूठ पर और मजबूत होता जाता। जैसे ही आखिरी प्रहार हुआ, राधा की निष्प्राण देह एक झटके में उठकर बैठ गई। वह श्मशान की चिता पर बैठे हुए बोली, स्वामी, मुझे अपने साथ ले चलो, और उसका हाथ चिता से बाहर की ओर बढ़ गया। महेश के भीतर दहशत और साहस का संघर्ष चरम पर था, पर उसने तुरंत अपनी तलवार तानी और एक ही वार में उस तांत्रिक का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उसने फुर्ती से राधा का हाथ थामा और उसे खींचते हुए श्मशान से बाहर लाने लगा। वहां उपस्थित भूत प्रेतों ने उसे रोकने की भरसक कोशिश की, परंतु महेश मंत्रित सरसों को लगातार फेंकते हुए आगे बढ़ता रहा, जैसे वह अदृश्य बाधाओं को तोड़ रहा हो। जब वह गांव की सीमा पार करके नगर की सीमा में पहुंचा, राधा अचानक बोली, क्या आप मुझे ऐसे ही घर ले चलेंगे? उसकी आवाज में एक रहस्यमयी खनक थी और महेश उसे देखता ही रह गया। राधा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वह उसे ब्याह कर लाया था, जो मृत्यु से पहले मात्र हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। अब वही राधा पुनः जीवंत थी, परंतु महेश के भीतर कुछ अव्यक्त भय अभी भी पल रहा था। राधा ने थोड़ी नाराजगी भरे स्वर में कहा, आप सुन नहीं रहे? मुझे शर्म आ रही है, ऐसे कैसे घर ले चलोगे? महेश ने सिर झुकाकर जवाब दिया, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं कपड़े भी लाना भूल गया। राधा हल्का मुस्कुराई और बोली, घेर के पास हमारा एक बिटौड़ा है, आप मुझे वहीं छोड़ दें और घर से कपड़े ले आइए। महेश ने बिना कुछ कहे राधा को घेर के पास छोड़ा और कपड़े लेने घर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे ख्याल आया कि घर में कई लोग होंगे, इस तरह वहां पहुंचना ठीक नहीं। उसने आसपास देखा और सेठ जी की धोती खूंटी पर टंगी हुई देखी। उसने धोती उतारी और उसे अपने तन पर लपेटकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, माँ, बहू के कपड़े दे दो। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए और उसकी माँ ने दरवाजा खोला। अपने बेटे को देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। महेश बोला, माँ, तेरी बहू के कपड़े कहाँ हैं? वो घेर में बिना कपड़ों के बैठी है। ये सुनते ही उसकी माँ और भी जोर से विलाप करने लगी, हे भगवान, पहले मेरी बहू को ले लिया, अब मेरा बेटा भी पागल हो गया है, हमें उठा ले प्रभु। महेश ने उत्तेजित स्वर में कहा, माँ, जल्दी करो, कपड़े लाओ बहू के। उसकी रोती हुई आवाज सुनकर सेठ साहब समेत अन्य रिश्तेदार भी वहां आ पहुंचे। एक वृद्ध रिश्तेदार बोले, माँ जी, आप कपड़े लाकर दे दीजिए, इसके दिमाग का भ्रम अभी दूर हो जाएगा, नहीं तो क्या पता बाद में आप अपने बेटे से भी हाथ धो बैठे। महेश की माँ अपने आंसुओं को थामते हुए बहू के कपड़े लेकर आई और महेश के हाथों में रख दिए। महेश उन कपड़ों को लेकर गांव के बाहर स्थित बिचौड़े तक गया। उसके पीछे पीछे पूरा मोहल्ला और जो भी घर आए रिश्तेदार थे, वे सब चल पड़े। कुछ लोग सहानुभूति में थे तो कुछ बस यह दृश्य देखने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। बिचौड़े के पास पहुंचकर महेश ने कपड़े अंदर फेंक दिए और कहा, राधा, जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आओ, पूरा गांव फिर से तुम्हारा स्वागत करने को तैयार है। गांव वालों का आश्चर्य चरम पर था। उनके मन में कौतूहल अब भय में बदलने लगा था। क्या महेश पागल हो चुका है? तभी थोड़ी देर बाद वही गोरी चिट्टी राधा बिटौड़े से बाहर निकली। उसे देखते ही सबकी चीखें निकल गईं। भीड़ ने चिल्लाते हुए भूत भूत कहना शुरू कर दिया और लोग भाग खड़े हुए। कुछ तो इतने डर गए कि उनके पैरों ने साथ छोड़ दिया, वे वहीं छिटक गए। महेश राधा का हाथ थामे घर की ओर चल पड़ा। भीड़ बिना कुछ कहे ही उसे रास्ता देने लगी।
अब महेश और राधा आगे थे और उनके पीछे पूरी भीड़। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि महेश से कुछ पूछे, जैसे सबके मुंह से शब्द ही गायब हो गए हो। महेश सीधा घेर में पहुंचा और वहां बने एक कमरे में राधा को भेज दिया। फिर खुद बाहर आकर भीड़ के सामने पूरी घटना बयान कर दी। कैसे यह सब हुआ? तब तक शहीद बाबा के मंदिर के पुजारी जी भी आ चुके थे। उन्होंने महेश की बात की पुष्टि की और कहा, महेश सत्य कह रहा है। अब लोगों का डर कुछ कम होने लगा। महेश की मां और गांव की कुछ औरतें हिम्मत करके उस कमरे में गईं, जहां राधा बैठी थी। अब सबको यकीन हो गया कि यह सचमुच राधा ही थी, लेकिन सब यह समझने में असमर्थ थे कि यह घटना कैसे संभव हो सकती है। सबको जानने की तीव्र उत्सुकता थी कि यह सब किसने किया, और इसलिए सबने सुबह का इंतजार करना शुरू कर दिया। जैसे ही सुबह की पहली किरणें धरती पर पड़ी, पूरे गांव के लोग उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए श्मशान की ओर चल पड़े। रात भर का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और अब सब जानने को व्याकुल थे कि वह कौन था जिसने राधा के साथ ऐसा भयावह कृत्य किया था। जब रात में यह किस्सा कुछ सीमित लोगों तक ही पहुंचा था, तो सुबह तक यह पूरे गांव और आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल चुका था। सुबह की हल्की ठंडक में गांव के लोग भारी संख्या में इकट्ठा हो गए और सब एक साथ श्मशान की तरफ रवाना हुए। श्मशान पहुंचते ही लोग स्तब्ध रह गए। सबसे बड़ा आघात सेठ साहब और उनके परिवार को लगा, क्योंकि जब सभी ने उस व्यक्ति की पहचान की तो वह कोई और नहीं बल्कि मोहन निकला, सेठ साहब का पुराना नौकर, जो 5 साल से लापता था। पूरा गांव आक्रोश से भर गया। लोग मोहन को पहचानते थे, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि वह ऐसी हरकत कर सकता है। श्मशान में गुस्से के बावजूद मोहन का अंतिम संस्कार करना आवश्यक था। गांव वालों ने उसे जला दिया और फिर अपने अपने घर लौट आए। घर पहुंचने पर महेश सीधा सिद्ध बाबा के पास गया और उनसे पूछा, बाबा, ये मोहन का माजरा क्या था? मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। सिद्ध बाबा कुछ देर मौन साध कर ध्यान में लीन हो गए, फिर धीरे से बोले, बेटा महेश, मोहन ने एक औघड़ को अपना गुरु बना लिया था। उसी से उसने तंत्र की अघोरी विद्याएं सीखी थी। जब उसने यह विद्याएं पूरी तरह सीख ली तो सबसे पहले उसने राधा परम मंत्र का इस्तेमाल किया। इस मंत्र की शक्ति से उसने राधा की आत्मा को बांध लिया और उसकी परेशानियां शुरू कर दी। मोहन की वजह से ही राधा का जीवन दुखद हो गया था। महेश अब इस बात को समझ चुका था कि मोहन की काली विद्या ही राधा के जीवन को अंधकार में धकेल रही थी। मोहनपुर गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों और विशाल खलिहानों से घिरा एक बेहद सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान था। इस गांव में कुछ प्रतिष्ठित ब्राह्मण, कायस्थ और धनी राजपूत और बनिया समुदाय के लोग रहते थे। इनके साथ ही दलित समुदाय के कुछ लोग भी गांव में बसे हुए थे, जो निर्धन थे और जिनके पास भूमि नहीं थी। ये लोग अमीर जमींदारों और खेतों के मालिकों की जमीन पर मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गांव की सीमा पर बंजारा समुदाय के लोग डेरा डालकर रहते थे। इस समुदाय पर गांव के लोग खास ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि ये बंजारे अक्सर अलग अलग जगहों पर अपना डेरा बदलते रहते थे। उनका मुख्य काम देसी दवाइयां बेचना, लोहे के औजार बनाना और नट बनकर खेल तमाशे दिखाना था। मोहनपुर और इसके आसपास के गांवों में घूमकर वे अपनी रोजी रोटी कमाते और कुछ समय बाद अपना डेरा उठाकर किसी अन्य स्थान की ओर रुक कर जाते। इन बंजारों में एक था किशन, जो अपनी पत्नी पर्वतिया के साथ रहता था। पर्वतिया बेहद सुंदर और खेल तमाशों में निपुण थी। जहां भी वह अपनी कला दिखाती, वहां लोग धन की बारिश करते। उनकी यह कला इतनी आकर्षक थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उस समय किशन अपने समुदाय का सबसे खुशहाल व्यक्ति था। उसके पास पैसों और अनाज की कोई कमी नहीं थी। किंतु किस्मत ने अचानक करवट ली। एक दिन पर्वतिया को तेज बुखार हो गया। किशन ने पास के गांव के डॉक्टर से इलाज करवाया, पर बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। रिश्तेदारों ने सलाह दी कि पर्वतिया को शहर ले जाकर अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए, लेकिन कंजूस किशन को अधिक खर्च करना ठीक नहीं लगा। नतीजा यह हुआ कि पर्वतिया 10 दिन तक तड़पती रही और अंततः इस दुनिया को अलविदा कह गई। जब पर्वतिया का निधन हुआ, तब
तब उनकी छोटी बेटी लाची सिर्फ 7 साल की थी। माँ की ममता से वंचित लाची ही अब किशन के जीवन का सहारा थी। पर्वतिया ने मरते वक्त अपने गहने किशन को सौंपते हुए वचन लिया था कि ये गहने लाची की शादी में इस्तेमाल किए जाएंगे। पर्वतिया के गुजरने के बाद किशन ने कई दिन आंसुओं में डूबे बिताए। फिर किसी तरह उसने अपने रोजमर्रा के काम में लौटने की कोशिश की। कभी वह देसी बूटी इकट्ठा कर बाजार में बेचने जाता, तो कभी लोहे को पीट पीट कर औजार बनाकर खेल तमाशा भी कभी कभी दिखाता। लेकिन अब उसकी आमदनी पहले जैसी नहीं रही। उसके हाथों की मेहनत में वह पहले जैसी बात नहीं थी और उसे अकेले ही अपनी बेटी लाची की देखभाल करनी पड़ रही थी। किशन की बिरादरी के लोगों ने उसे फिर से शादी करने की सलाह दी, लेकिन वह लाची से बेहद प्यार करता था और उसे सौतेली मां के हवाले नहीं करना चाहता था। ठाट बाट से रहने की आदत किशन की अब भी गई नहीं थी। वह अपनी बेटी के लिए महंगे खिलौने और कपड़े लाता, खुद भी अच्छे खाने पीने का शौकीन था। धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी खत्म होने लगी और उसका हाल गरीबों जैसा हो गया। लाची अब बड़ी हो रही थी, 12-13 साल की हो चुकी थी और अपनी मां की तरह सुंदर दिखाई देने लगी थी। वह अब अपने पिता का ख्याल रखने लगी थी। जब वह छोटी थी तो किशन उसे अपने साथ ही सारा काम करता था। जगह जगह डेरा बदलने की वजह से लाची अक्सर सोचती कि वे स्थायी रूप से एक जगह क्यों नहीं रहते। किशन उसे समझाता, हम बंजारों की जिंदगी ही ऐसी होती है बेटी, हम एक जगह नहीं टिकते। जब किशन घर से बाहर काम करने जाता तो लाची उसके लिए खाना बनाकर रख देती और उसके लौटने पर उसे परोसती। उनकी स्थिति इतनी बदतर हो चुकी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया था। किशन के मन में एक विचार घर करने लगा। अब जब लाची 12-13 की हो चुकी थी, क्यों न उसे खेल तमाशे के गुर सिखाए जाए, ताकि वह भी घर की आमदनी में मदद कर सके। वह लाची से बार बार इस बारे में बात करता, लेकिन लाची को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह घर पर रहकर खाना बनाना और देखभाल करना ही पसंद करती थी। लाची अब 13-14 साल की हो गई थी, पर उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे थे। गांव और आसपास के लड़के उसके देरों के पास मंडराने लगे थे। किशन अपनी बेटी की सुंदरता देखकर खुश होता और चाहता था कि वह भी अपनी मां की तरह खेल तमाशे में महारत हासिल कर ले, ताकि पहले की तरह पैसे की बारिश हो। परंतु लाची को इन करतबों में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थी। वह अपने बापू के साथ गांव शहर घूमती, औरतों को सुंदर घरों में खुशी से अपने परिवार के साथ देखती। छोटे छोटे बच्चे उन घरों में खेलते रहते और उसे यह स्थायी जीवन बहुत भाता। लाची के सपनों में भी वही जीवन होता, एक ऐसा घर जहां उसे अपनी जगह मिले। वह अक्सर सोचा करती कि बंजारों का जीवन ऐसा क्यों है। वहां एक शादी के बाद दूसरी शादी करना और स्थिर जीवन न बिता पाना आम बात थी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो खेल तमाशे नहीं बल्कि कोई दूसरा काम करके जीवन यापन करता हो, ताकि वह आराम से एक जगह टिककर रहे और उसे काम भी न करना पड़े। परंतु उसे यह मालूम नहीं था कि सपनों का सच होना इतना आसान नहीं होता। इसी तरह दिन बीतते गए। लाची देखते देखते बड़ी हो रही थी। किशन अब अपनी बेटी से खुश नहीं था। वह अक्सर सोचता, अगर लाची उसकी बात मान लेती तो उसे इस बदहाली का जीवन न जीना पड़ता। यही वजह थी कि उसने दूसरी शादी नहीं की। पर अब उसकी बेटी उसे अपने फैसले पर अफसोस करने का मौका दे रही थी। किशन का चचेरा भाई मुरली एक दिन आखिर पूछ बैठा, भैया, हमारी बिरादरी के सभी बच्चे तो पुश्तैनी काम सीखते हैं, फिर लाची को तुम क्यों नहीं सिखाते? आखिर उसके लिए यह कितना जरूरी है? किशन ने लंबी सांस लेकर कहा, मुरली, इस लड़की की तो मति ही मारी गई है। ये कहती है कि वह खेल तमाशे दिखाने कहीं नहीं जाएगी। वह कहती है वह तो घर पर बैठकर सिलाई कढ़ाई सीखेगी और खाना बनाएगी। मुरली ने कहा, यह तो गलत है भैया, मैं उसे समझाऊंगा। किशन ने थके मन से जवाब दिया, पता नहीं ये लड़की कब समझेगी। 2 पैसे आएंगे तो घर के काम आएंगे। लाची की ज्यादा सहेलियां नहीं थी, बस एक मोती नाम की लड़की थी जो उसकी रिश्तेदार भी लगती थी। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और मोती उसकी हर राजदार थी। वह अक्सर लाची को छेड़ा करती, अरे लाची, तेरे लिए तो कोई राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आएगा क्या, जो तुझे ब्याह कर रानी बनाएगा। लाची हंसते हुए जवाब देती,
मैं उसी का तो इंतजार कर रही हूँ, लेकिन हमारी किस्मत में ऐसा राजकुमार कहाँ है जो हमें महल दे दे। मुझे तो बस एक झोपड़ी चाहिए जहाँ मैं अकेली रानी रहूं। क्या मेरी किस्मत में इतना भी नहीं? मोती उसके बाल घूंटते हुए उसे दिलासा देती। लाची, तुम इतनी सुंदर हो कि कोई भी राजकुमार तुम पर मोहित होकर तुम्हें महलों की रानी बनाएगा। और फिर दोनों सहेलियां जोर से हंस पड़ती। कभी कभी लाची और मोती फूल चुनने चली जाती, तो कभी दोनों मिलकर नए नए काम सीखने में जुट जाती। लाची के दिन यूं ही गुजर रहे थे और कम औकीमा भी उसे बेइंतहा स्नेह देती थी। अक्सर खाली समय में कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाकर लाची को खिलाती, उसके बाल संवारती और लाची उसे प्यार से मौसी कहती और उनके गले लग जाती। घर पर रहना उसके लिए एक चुनौती बन गया था, क्योंकि बापू हमेशा उसे डांटता और शायद ही कभी ढंग से बात करता। अब तो लाची की मौजूदगी बापू को बर्दाश्त ही नहीं होती थी। जैसे वो बेटी जिसे उसने बड़े नाजों से पाला था, अब उसकी सबसे बड़ी निराशा बन गई हो। जिस वक्त उसे अपनी बेटी से सुख की उम्मीद थी, उसी ने उसकी तमाम आशाओं पर पानी फेर दिया था। शायद उसे पालते हुए किसान के मन में यह ख्याल आया हो कि एक दिन लाची उसके लिए एक मजबूत बैंक बैलेंस की तरह काम करेगी, लेकिन लाची ने उसकी सभी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया था। एक दिन इसी सोच विचार में डूबा किसान कम ओकीमा की मां भगवती के डेरे पर पहुंचा। भगवती ने किसान को बैठाकर चिलम और पानी की पेशकश की। कुछ देर बाद किसान ने अपनी बात रखते हुए कहा, भगवती, मैं एक जरूरी बात के लिए तुम्हारे पास आया हूं। लाची तुमसे बहुत लगाव रखती है और तुम भी उसे अपनी बेटी जैसा प्यार देती हो। मैं चाहता हूं कि तुम उसे समझाओ। भगवती ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है किसान? लाची के हक में कोई बात होगी तो मैं उसे जरूर समझाऊंगी। किसान और भगवती ने देर तक बातें की, फिर किसान विदा लेकर चला गया। उधर मोहनपुर गांव से बंजारों का डेरा उठने वाला था। अब वहां कोई खास कमाई नहीं हो रही थी, इसलिए सारे बंजारे अपना सामान समेटने लगे। लाची भी अपने बापू के साथ बर्तन भांडे और अन्य सामान पैक कर रही थी। सच कहें तो लाची का मन मोहनपुर छोड़ने का बिल्कुल नहीं था। उसे इस गांव से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था। यहाँ के बाग बगीचे, तालाब और इमली के पेड़ उसे बेहद भाते थे। घंटों इमली तोड़कर खाना और तैरती मछलियों को देखना उसके दिल के करीब था, मगर अब जाना ही था। बापू उसे समझाते हुए कह रहा था, देख लाची, दुख मत कर, हमें डेरे तो बदलने ही पड़ते हैं। जल्दी करो, नहीं तो सब आगे निकल जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। फिर उसने मजाक में कहा, और तुम कोई ससुराल तो नहीं जा रही हो जो इतना दुख मना रही हो? लाची ने पूछ लिया। हम कहाँ जा रहे हैं बापू? बापू ने बताया, पास के रहमतपुर गांव जा रहे हैं। बहुत अच्छा गांव है, वहां जमींदारों का राज है, कमाई भी ठीक ठाक हो जाती है और खेल तमाशे भी वहां खूब पसंद किए जाते हैं। वैसे भी तुम भी खेल तमाशे सीख लो, मुझे अकेले कितना काम कराओगी? मेरी उम्र भी अब बढ़ रही है। तेरी माँ जब तक थी मेरा सहारा थी, उसके बाद से मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। कमो कीमा की माँ भगवती ने भी लाची को बहुत बार समझाया था कि वह अपने पिता की मदद करे, मगर लाची के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अब लाची को एहसास होने लगा था कि उसके बापू की सोच गलत नहीं थी। अकेले काम करके बापू थक जाता है और अब उसे उसका सहारा बनना चाहिए। बापू ने कम्बो की माँ से अपने दुख दर्द बांटे तो उसने लाची को समझाते हुए कहा कि कोई भी हुनर सीखना गलत नहीं होता और कोई काम छोटा नहीं होता। किस्मत के खेल अनजाने होते हैं और शायद किसी दिन लाची के सपने सच हो जाए। इन बातों पर विचार करके लाची ने अपने बापू का हाथ थामकर उसे यकीन दिलाया कि अब वह साथ खड़ी रहेगी। यह देख बापू की आंखों में खुशी के आंसू भर आए, क्योंकि वह अब तक गरीबी से तंग आ चुका था। काम का बोझ उसे निढाल कर देता था। शाम तक बंजारों का डेरा मोहनपुर से उठ गया था और उन्होंने अपना रुख रहमतपुर की ओर किया। जैसे जैसे सूरज ढलता गया, वे अपने सामान के साथ रहमतपुर की सीमा पर पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि दूसरी जगहों से आए कुछ और बंजारों ने पहले से ही अपने तंबू गाड़ रखे थे, जिससे उन्हें थोड़ी निराशा हुई। हालांकि हिम्मत नहीं हारते हुए उन्होंने अपने डेरे थोड़ी दूरी पर लगा लिए। थोड़ी देर बाद दूसरे बंजारा समुदाय के प्रमुखों ने उनसे मिलकर रहमतपुर के हालातों पर चर्चा की। गांव अमीरों का था, दिलदार लोग रहते थे और आसपास के गांवों में भी अच्छी कमाई हो सकती थी।
दोनों समुदायों के प्रमुखों ने इलाके बांटने का निर्णय लिया और सब सहमति में सिर हिलाने लगे। 3 दिन बीत गए। लाची और किशन अब इस नए जीवन के साथ ढलने लगे थे। लाची ने कम्मो की माँ और किशन से खेल तमाशों की कला सीखनी शुरू कर दी। वह धीरे धीरे गांव के अलग अलग हिस्सों में जाकर तमाशे दिखाने लगी। लाची को इन कामों में दिलचस्पी लेनी ही पड़ी, भले ही उसके मन में कहीं और सपने पल रहे थे। उन सपनों पर अभी राख जरूर पड़ी थी, पर एक चिंगारी ही उसे फिर से जीवित कर सकती थी। लाची के सपने कहीं दब गए थे, मगर वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। बस उस चिंगारी की तलाश में थे। उसकी सहेली कम्मू समझती थी कि लाची के भीतर कुछ बड़ा पल रहा है और वह उस पर नजर रखती थी। धीरे धीरे लाची ने रस्सी पर चलना, कलाबाजियां दिखाना और अन्य तमाशे के हुनर सीख लिए। उसकी सुरीली आवाज में सरस्वती का वास था और कला में वह माहिर हो गई थी। अब वह 14 साल की हो चली थी, लेकिन दिखने में वह 16-17 साल की लगती थी। 6 महीने बीत गए और वह रहमतपुर और आसपास के गांवों में तमाशे दिखाती रही। लाची के डेरे से थोड़ी ही दूरी पर दूसरे बंजारों का एक और डेरा था, जो सुखी नाम के बंजारे का था। वह अपनी बेटी कल्पी और बेटे राजू के साथ रह रहा था। राजू एक आकर्षक 17-18 साल का युवक था, जिसमें एक नई पीढ़ी का जोश और उत्साह था। अपने पुश्तैनी कामों में उसकी रुचि तो थी ही, पर साथ ही पढ़ाई लिखाई में भी उसका गहरा झुकाव था। जहां भी जाता वह स्कूलों में जाकर अक्षर ज्ञान प्राप्त करता और खाली समय में कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। राजू और लाची का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा था। दोनों का मिलना जुलना अब एक आदत बन चुकी थी। लाची जब भी पास के तालाब से पानी लेने जाती तो राजू को किसी न किसी काम में व्यस्त देखती। कभी उसे लोहे के औजार बनाते हुए देखती तो कभी लकड़ियां काटते हुए। उसका मन तो करता था कि राजू से कुछ बातें करे, लेकिन झिझक उसे रोक लेती। एक दिन जब लाची तालाब से पानी लेकर लौट रही थी, राजू ने हिम्मत जुटाकर उसे टोक ही दिया। अरे, रोज तुझे देखता हूं, तेरे डेरे में रहती है क्या? क्या नाम है तेरा? लाची एक पल को ठिठक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राजू उससे बात करेगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह बोली, मेरा नाम लाची है, मेरे बापू का नाम किशन है और हमारा डेरा उस तरफ है। कभी आना बापू से मिलने? राजू ने हंसते हुए कहा। अरे, मैं तुझी से मिलने आऊंगा, तेरे बाप से क्यों? यह सुनकर लाची शर्मा गई और अपने बर्तन लेकर भाग खड़ी हुई। इस घटना के बाद दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार गहराने लगा। राजू अक्सर लाची के डेरे पर जाने लगा और किशन से भी उसकी अच्छी बन गई। लाची और राजू अब छुप छुप कर जंगल में मिलने लगे। राजू लकड़ियां काटने के बहाने जाता और लाची कंदमूल इकट्ठा करने। दोनों घंटों वहां बैठकर अपने दिल की बातें करते रहते। लाची के पिता किशन को धीरे धीरे इस बात की भनक लगने लगी थी, लेकिन वह यह सोचकर ज्यादा परेशान नहीं था कि अगर लाची की शादी राजू से हो जाएगी तो कोई बुराई नहीं है। आखिरकार राजू होनहार लड़का था और उनकी बिरादरी का ही था। किशन ने सोचा कि शादी में खर्चा भी बचेगा और दोनों परिवार मिलकर अच्छे से गुजारा कर लेंगे। राजू के पिता सूखी और किशन की भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों परिवारों के बीच रिश्ते अब और भी मजबूत हो गए थे। एक दिन जब लाची महुआ बीनने जंगल गई तो राजू पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। लाची उसके पास बैठ गई और उसके कामों की तारीफ करने लगी। कितने काम करता है तू? कभी लोहे को पीटता है, कभी लकड़ियां काटता है और फिर खेल भी दिखाता है। तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है? राजू मुस्कुराते हुए बोला। तुझे रानी बनाकर रखने के लिए पैसे तो जमा करने होंगे ना लाची, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लाची यह सुनकर शर्मा गई और बोली, राजू, क्या हमारे लगन के लिए सब मान जाएंगे? राजू ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, सब मुझ पर छोड़ दे। इसके बाद दोनों फिर से अपनी प्रेम भरी बातें करने लगे। जब धूप सर पर चढ़ने लगी तो दोनों ने सोचा कि अब वक्त हो गया है और हंसी खुशी डेरे की ओर लौट चले। शाम का धुंधलका घिरने लगा था। लाची अपने पिता के लिए भोजन तैयार करने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में उसकी घनिष्ठ सहेली कमो उसके घर आकर उसके पास बैठ गई। लाची ने पूछा, कहाँ गायब हो गई थी तू? आजकल तुझे ढूंढना मुश्किल हो गया है, मिलने का भी वक्त नहीं निकालती।
कमो ने जवाब दिया। अरे वाह, उल्टा दोष मुझ पर। मैं तो तुझसे मिलने आई थी, तुझे ही मेरी फिक्र नहीं है। लाची ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे सब पता है, तू किसके ख्यालों में खोई रहती है। तुझे कामों से फुर्सत मिलती है क्या? इस सुनते ही कमो थोड़ा सा शर्मा गई और बोली, अरे छोड़, मुझे बता, तेरा रिश्ता क्या फाइनल हो गया है? लाची ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। अभी कुछ तय नहीं हुआ है। कमो ने फिर पूछा, तो फिर देर क्यों हो रही है? सुना है हमारे डेरे जल्दी ही उठने वाले हैं। हम सब मोहनपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लाची ने हैरान होकर पूछा, तुझे ये किसने बताया? कमो ने जवाब दिया, मेरे बापू ने बताया कि यहाँ अब आमदनी नहीं हो रही, तो हम सबको जल्दी ही यहाँ से जाना पड़ेगा। लाची ने राजू के डेरे के बारे में पूछा, और वो लोग, क्या वो भी साथ जाएंगे? कमो ने जवाब दिया, मुझे उनके बारे में कुछ खास पता नहीं है। जब लाची ने ये बात राजू को बताई तो राजू ने दृढ़ता से कहा, चाहे कोई साथ जाए या न जाए, मैं तेरे साथ ही चलूंगा। मैंने अपने बापू से साफ कह दिया है, अब हम अलग नहीं रह सकते। मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा मायने रखती हो। राजू की बात सुनकर लाची की आंखें नम हो गईं। उसे यकीन हो गया कि राजू उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। राजू उसका सपना पूरा करेगा। उसे वह घर देगा जो स्थायी होगा, जहां बार बार ठिकाना नहीं बदलना पड़ेगा, और वह उस घर की रानी बनकर रहेगी। अब लाची को कोई चिंता नहीं रही। दोनों कबीले के मुखियाओं ने उस रात बैठक में सहमति बनाई कि दोनों कबीले एक साथ मोहनपुर जाएंगे, जहां एक नया कपड़ों का कारखाना खुला है। एक अमीर व्यापारी ने वह कारखाना शुरू किया है और वहां बंजारों को उनके पारंपरिक काम के अलावा भी नए रोजगार मिल सकते हैं। यह खबर सुनकर लाची और राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रहमतपुर में दोनों कबीले के बंजारों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। सुबह होते ही तंबू उठने लगे। सामान घोड़ों और बैलगाड़ियों पर लाद दिया गया। सूरज ढलने से पहले मोहनपुर पहुंचना था, इसलिए सुबह ही यात्रा शुरू हो गई। शाम होते होते वे सब मोहनपुर पहुंच गए और गांव की सीमा पर अपने डेरे डाल दिए। थोड़ी देर में पानी और भोजन का इंतजाम कर लिया गया और सभी ने दिन के अंत में राहत की सांस ली। राजू चुपचाप आकर लाची के बापू के पास बैठ गया। लाची के बापू ने उसे देखकर कहा, लाची बेटा, राजू को भी रोटी दे दे। लाची हाँ, मैं सिर हिलाते हुए जल्दी से उठी और ठंडा पानी, रोटी और थोड़ी सब्जी की थाली लेकर आई। लाची के बापू ने मुस्कुराते हुए कहा, खा ले बेटा, लाची ने अच्छी सब्जी बनाई है। खाना खाते हुए बापू ने राजू से पूछा, अब आगे का क्या सोचा है बेटा? क्या कारखाने में काम करेगा या नटतमाशा ही चलता रहेगा? राजू ने नजरें उठाकर कहा, चाचा, मैं तो हमेशा से अच्छा पैसा कमाने का सपना देखता था। अब जब मौका है तो मैं कारखाने में काम जरूर करूंगा। थोड़ी बहुत पढ़ाई भी जानता हो, सो यह काम मेरे लिए बुरा नहीं है। लाची के बापू ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम तो मेहनती हो, काम तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। राजू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ चाचा, काम करेंगे तभी तो कुछ बनेगा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और लाची थोड़ी दूर खड़ी होकर इन बातों को सुन रही थी। उससे बहुत खुशी हो रही थी। इसी बीच लाची के बापू ने कहा, लाची, जल्दी से तैयार हो जा, हमें मोहनपुर जाकर तमाशा दिखाना है। सुबह हो गई है, जल्दी से रोटी पानी का इंतजाम कर लो। लाची अपने बापू की आवाज सुनकर उठी और बड़बड़ाने लगी, ये बापू भी ना चैन की नींद सोने नहीं देता। उठकर लाची जल्दी जल्दी तैयार हुई। तैयार होते ही लाची, उसके बापू और कम्मो का परिवार मोहनपुर की ओर रवाना हो गए। उन्हीं कारखाने के पास तमाशा दिखाना था। लाची मोहनपुर के कपड़ा कारखाने को देखने के लिए भी काफी उत्साहित थी। सारा दिन खेल तमाशा दिखाकर बंजारों ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। लाची की रस्सी पर दिखाई गई कलाबाजियों और गानों से तो लोग इतने प्रभावित हुए कि नोटों की बारिश हो गई। शाम को जब वे लोग घर लौट रहे थे, लाची का बापू बेहद खुश था। तभी राजू मिलने आया और उसने खबर दी कि उसे भी कारखाने में काम मिल गया है। मुनाफा भी अच्छा था और मजदूरी भी सही मिल रही थी। लाची खुशी से उछल पड़ी, अब तो तुम मुनिम बन गए हो राजू, अब तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कारखाने के मालिक ने मुझे अच्छी पगार दी है। फिर थोड़ा संजीदा होकर बोला, अगर आप कहो
तो मैं लाची को भी वहां काम दिला सकता हूँ। बहुत सी औरतें और लड़कियां वहां काम करती हैं, वो भी मेरे साथ जाएगी और साथ लौटेगी, अच्छे पैसे कमा लेगी। लाची के बापू ने संतुष्ट होकर कहा, अगर लाची को वहां काम मिल जाए तो मैं तेरा एहसानमंद रहूंगा। राजू जाने को तैयार हुआ तो लाची उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो वो राजू से कुछ कहने वाली हो। कुछ देर बाद लाची पास के तालाब से पानी भरने के बहाने घर से बाहर आई। तालाब के किनारे राजू उसकी राह देख रहा था। जैसे ही लाची पास पहुंची, राजू ने कहा, आ गई तो? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। फिर वे दोनों पास के पेड़ों की छांव में जाकर बैठ गए और धीरे धीरे बातों में खो गए। राजू ने देखा कि लाची कुछ कमजोर लग रही है। उसने चिंता से पूछा, लाची, तुझे क्या हुआ है? तू तो रोज दुबली होती जा रही है। ठीक से खाना नहीं खाती क्या? लाची ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, पहले मुझे ये बता, हमारी शादी की बात तू कब करेगा? मेरे बापू और अपने बापू से कब बात करने वाला है? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लाची, इतनी जल्दी घबरा मत। काम तो मुझे अच्छा मिल गया है, बस कुछ दिन और रुक जा। मैं जल्द ही तेरे बापू से बात करूंगा। मुझे यकीन है मेरे बापू तो मान जाएंगे और तेरे बापू को भी शायद कोई आपत्ति नहीं होगी। लाची ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर तुझे कब तक इंतजार करना है? मैं 15-16 की हो गई हूँ, अभी भी छोटी हूँ। राजू ने उसे समझाते हुए कहा, तू अभी छोटी है, लेकिन 1-2 साल बाद हम सगाई कर सकते हैं। शादी की तैयारी में भी वक्त लगेगा और तब तक हम दोनों को काम भी मिल जाएगा। मैं अपने परिवार को भी यहाँ गांव में बसा लूंगा और हम यहीं रहेंगे। लाची के मन में खुशी का समंदर उमड़ पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सपना सच होने के इतना करीब है। इसी सोच में डूबी वह राजू के साथ कारखाने की ओर चल पड़ी। लाची ने लहंगा और कुर्ती पहनी हुई थी, लेकिन राजू ने उसे वादा किया, तुझे शहर के पहनावे के मुताबिक सलवार कुर्ता दिलाऊंगा। वहां की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं। लाची ने हंसते हुए कहा, पहले मालिक से तो मिल ले, फिर कपड़ों की बातें करेंगे। जब वे कारखाने के मालिक सुनील के ऑफिस पहुंचे, राजू ने दरवाजा खटखटाया। सुनील, जो करीब 40-45 साल का एक दबंग व्यक्तित्व वाला आदमी था, सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने राजू को देखते ही कहा, अरे राजू, आ गया। अब समय हो गया है हिसाब किताब का। बैठ जा, कल के काम की बातें करते हैं। फिर उसकी नजर लाची पर पड़ी। उसने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, ये लड़की कौन है? राजू ने अदब से जवाब दिया, साहब, ये मेरे घर की लड़की है, बहुत मेहनती है। अगर आपके कारखाने में इसके लायक कोई काम हो तो इसे भी रख लीजिए। सुनील ने लाची को ऊपर से नीचे तक निहारा। उसकी आंखें मानो लाची को एक्सरे कर रही थी। वह उसे लगातार घूरता रहा, मानो उसकी सुंदरता ने उसे एक पल के लिए विचलित कर दिया हो। लाची को सुनील की यह निगाहें बेहद असहज कर रही थी। उसने पहले भी मर्दों की निगाहों का सामना किया था, लेकिन आज उसे कुछ अलग और बेहद अजीब महसूस हो रहा था। राजू की बात खत्म होते ही मालिक सुनील ने कहा, हाँ, कपड़े की मशीन पर कुछ लड़कियां काम कर रही है। मैं मैनेजर से कहता हूँ, वो इसे वहीं रखवा देगा। इसे कारखाने में ले जाओ, वहां काम की जगह दिखा दी जाएगी। राजू ने हाथ जोड़कर मालिक का धन्यवाद किया और बोला, साहब, मैं इसे पहुंचाकर अभी आता हूं। बाहर आकर राजू ने उत्साह से लाची का हाथ थामा और कहा, चल लाची, तुझे काम की जगह दिखा देता हूं। दोनों बगल वाले कारखाने की ओर चल पड़े। अब लाची को वहां काम करते हुए 10 दिन बीत चुके थे। वह रोज राजू के साथ ही आती जाती थी। राजू का काम कारखाने के कर्मियों के वेतन के साथ बाकी हिसाब किताब देखना था। वह अक्सर देर शाम तक काम करता, जबकि लाची का काम थोड़ा पहले खत्म हो जाता था। तब राजू उसे मालिक के दफ्तर में थोड़ी देर रुकने को कहता और फिर उसे साथ लेकर लौटता। लेकिन लाची को मालिक की घूरती नजरों से बेचैनी होती थी। एक दिन घर लौटते समय उसने राजू से कहा, राजू, कारखाने का मालिक सुनील मुझे अजीब नजरों से घूरता है। राजू का मन तो किया कि उसकी आंखें फोड़ दे, लेकिन उसने हल्के में लेते हुए कहा, अरे लाची, तू इतनी सुंदर है, उसने तेरे जैसी लड़की कभी देखी ही नहीं होगी। मगर लाची का दिल नहीं माना। उसे वो नजरें आम लोगों जैसी नहीं लगी। फिर भी उसने राजू की बात मानकर उसे मन से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद राजू ने अपने पिता सुखी और लाची के पिता से उनके विवाह की बात कर दी।
राजू की माँ और बहन को तो लाची पहले से ही पसंद थी, और एक कमाने वाली सुंदर लड़की को सुखी क्यों मना करता। वह तो चाहता था कि राजू और लाची का ब्याह हो जाए। बिरादरी के कुछ आदरणीय लोगों की उपस्थिति में दोनों परिवारों ने उनके विवाह की बात पक्की कर दी। लाची के 18 के होते ही यह बात तय हो गई। मोहनपुर के इस कारखाने में कई बंजारों को काम मिल गया था, इसलिए उन्होंने यहीं बसने का फैसला कर लिया था। राजू की योजना थी कि पैसे कमाते ही यही एक घर लेकर स्थायी रूप से बस जाए। घूम घूम कर कमाई करना मुश्किल था और उतनी आमदनी भी नहीं होती थी। राजू अब सोचता था कि बिरादरी के लोग कभी न कभी मिलते ही रहेंगे, लेकिन अब उसे अपने भविष्य को भी देखना है। लाची और उसके पिता भी राजू की इस सोच से सहमत थे। अब राजू और लाची के बीच प्रेम और गहरा हो गया था। दोनों एक दूसरे के सपने देखने लगे थे। दोनों के बीच अब कोई दीवार नहीं थी, लेकिन जिंदगी अक्सर सोच से अलग मोड़ लेती है और होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब लाची का काम समाप्त होने को था तो कारखाने के मैनेजर ने उसे बुलाया और कहा, जब काम खत्म हो जाए तो मालिक ने तुम्हें एक नई मशीन दिखाने के लिए दफ्तर में बुलाया है। लाची अब तक 10 दिनों में अपने काम में निपुण हो चुकी थी और अक्सर दूसरों की मदद भी करती थी। यही कारण था कि अन्य औरतें और लड़कियां उसकी तारीफ करती और मैनेजर साहब भी उसकी मेहनत की सराहना करते। लाची को लगा कि सुनील साहब ने उसे वाकई मशीन दिखाने के लिए बुलाया होगा, लेकिन मन में हल्की आशंका भी थी। उसने सोचा, राजू तो दफ्तर में रहता ही है, फिर मुझे डर कैसा। फिर भी लाची ने संकोच से मैनेजर से पूछा, साहब, मुझे अकेली क्यों बुलाया जा रहा है और अन्य लड़कियों को क्यों नहीं बुलाया? मैनेजर ने जवाब दिया, लाची, मुझे इसका पता नहीं, जो आदेश मिला है वही मैं कह रहा हूं। तुम जाकर खुद पूछ लो, वहां राजू भी होगा। मैनेजर एक भला इंसान था, इसलिए लाची को उसकी बात मानने में कोई हिचक नहीं हुई। शाम ढल चुकी थी और कारखाना बंद होने वाला था। सभी कामगार घर लौट रहे थे, लेकिन लाची अभी भी अंदर ही रुकी थी, मैनेजर के निर्देशानुसार। तभी मैनेजर साहब दोबारा आए और बोले, चलो लाची, साहब ने बुलाया है, मैं भी कुछ देर में काम समेट कर आ जाऊंगा। लाची ने आशंकित होकर कहा, राजू तो होगा ना वहां? आज उसे मुझे बुलाने भी नहीं भेजा गया। मैनेजर ने लापरवाही से कहा, होगा, और भी लोग होंगे, चिंता क्यों करती हो, मैं भी आ रहा हूं। हालांकि लाची के मन में कुछ खटक रहा था। तेजी से चलते हुए वह सोचने लगी कि मालिक ने आखिर किस मशीन के बारे में उसे देखने के लिए बुलाया है। जब वह दफ्तर पहुंची तो दरवाजा थोड़ा सा खुला था। हल्के से दस्तक देकर लाची ने दरवाजा खोला और देखा, सुनील साहब सामने कुर्सी पर बैठे हैं। राजू की कुर्सी जो बगल में होती थी खाली पड़ी थी। पूरे दफ्तर में सन्नाटा पसरा था। लाची के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। डरते हुए लाची बोली, साहब, आपने मुझे बुलाया था। मैनेजर ने कहा कि आप मुझे मशीन दिखाने वाले हैं, लेकिन यहां तो कोई मशीन नहीं दिख रही। और राजू कहाँ है? क्या वह चला गया? सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे थोड़ा रुक जाओ, मशीन अंदर कमरे में है और राजू भी थोड़ी देर में आ जाएगा। मैंने उसे कुछ काम से बाहर भेजा है। लाची का दिल तेजी से धड़कने लगा। पूरे दफ्तर में सुनील अकेला था। लाची का मन बेचैन था। उसने सोचा, हे भगवान, ये राजू कहाँ चला गया? मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। लाची को अब सुनील पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर भी उसे मजबूर होकर अंदर जाना पड़ा, क्योंकि सुनील उसे बार बार भीतर बुला रहा था। जैसे ही लाची अंदर गई, उसे कोई मशीन दिखाई नहीं दी। तभी अचानक मालिक ने उसका हाथ पकड़कर उसकी ओर खींच लिया और कहने लगा, अरे रितु, कितनी सुंदर हो तुम, पर राजू के पीछे पागल हो। अगर मेरे पास आती तो तेरी पूरी जिंदगी संवर जाती। कितने पैसे चाहिए तुझे? मैं सब कुछ दूंगा, बस रोज मेरे पास आ जाना। सुनील की आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। लाची ने गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए कहा, खबरदार जो मुझे छुआ। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। राजू मेरा होने वाला पति है। उसकी आवाज शेरनी की तरह गरज उठी। सुनील ने हंसते हुए कहा, तू क्या समझती है? तू एक बंजारा लड़की है, तुम्हारे जैसी तो रोज पति बदलती है। फिर उसने लाची को जोर से पकड़ लिया। लाची ने उसे धक्का देकर दूर किया और जोर से चिल्लाई, कोई है? मदद करो।
सुनील उसे गालियां देता हुआ फिर से उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी लाची दरवाजे की तरफ दौड़ी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर राजू खड़ा था। लाची फूट फूट कर रोने लगी और राजू से लिपट गई। राजू ने गुस्से में सुनील से कहा, तो ये है आपकी साजिश, इसीलिए आपने मुझे लाची के पास नहीं जाने दिया, मुझे इतना दूर भेज दिया कि मैं समय पर नहीं पहुंच सका और आप मेरी लाची को बर्बाद करने चले थे। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, पूरे गांव और सारे कामगारों के सामने आपकी असलियत खोल दूंगा। राजू का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और सुनील की हालत शर्म के मारे बिगड़ने लगी थी। उसने सोचा था कि वह चुपके से अपना काम कर लेगा, लेकिन अब उसकी हर चाल खुल चुकी थी। राजू ने लाची को शांत करते हुए कहा, अब मैं आ गया हूं और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अगर इसने दोबारा कोई हरकत की तो इसे बर्बाद कर दूंगा। लाची ने आंसू पोंछते हुए कहा, तूने सही कहा था, ये आदमी अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता मैंने इस पर कैसे भरोसा कर लिया। राजू ने सुनील को गालियां देते हुए लाची का हाथ पकड़ा और उसे उसके बस्ती की ओर ले गया। घर पहुंचने से पहले ही उसने लाची को समझाया और कहा, इस बात का जिक्र घर वालों से मत करना। अगली सुबह लाची राजू के पास आई और चिंतित होकर बोली, राजू, अब तो वहां काम कैसे करेगा? वो आदमी बहुत ही बुरा है, कहीं तुझे नुकसान न पहुंचा दे। वो पैसे और ताकत वाला आदमी है। राजू ने शांत स्वर में कहा, लाची, तू चिंता मत कर, उसे अपनी बदनामी का डर है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और हाँ, अब तो वहां काम करने नहीं जाएगी। मैंने सोच लिया है कि अब तो उस कारखाने में नहीं जाएगी। लाची ने डरते हुए कहा, लेकिन तुझे तो बहुत कम पैसे मिलेंगे, उस मालिक से अब तेरी दुश्मनी हो गई है। राजू ने दृढ़ता से कहा, तो बस मेरी चिंता मत कर, अब सब कुछ ठीक होगा। लाची की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। जब उसने राजू से कहा, अब क्या होगा? राजू ने उसके हाथ को नरमी से पकड़ते हुए जवाब दिया, चिंता मत कर, मैं 2-4 दिनों में कोई और काम ढूंढ लूंगा। लेकिन लाची की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। जब राजू अगले दिन काम पर जाने के लिए निकला तो लाची उसे जाते हुए देर तक देखती रही और उसकी सलामती की दुआएं मांगती रही। कुछ दिन बीत गए, लेकिन सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लाची रोज दरवाजे पर बैठकर राजू का इंतजार करती और जब वो सही सलामत लौटता तब उसकी चिंता कुछ कम होती। इस दौरान राजू ने भी अपने जान पहचान वालों से कुछ और काम की तलाश करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक कोई ठोस काम नहीं मिला था। हालांकि कारखाने का मालिक सुनील, जिसे राजू ने बेइज्जत किया था, अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका अपमान उसे हर पल कचोट रहा था और वह बदला लेने की योजना बना रहा था। काश राजू ने लाची की बात मानकर उसी दिन नौकरी छोड़ दी होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक दिन अचानक जब राजू को मालिक ने दोपहर 3 बजे ही छुट्टी दे दी तो वो और लाची अपने डेरे के बाहर एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी एक पुलिस की जीप धूल उड़ाते हुए उनके सामने आकर रुकी। 4-5 पुलिस वाले जीप से उतरे और उनके बीच एक अफसर ने पूछा, राजू कौन है जो सुनील साहब के कारखाने में काम करता है? राजू ने बिना डरे कहा, मैं हूं राजू। क्या बात है साहब? लेकिन लाची का चेहरा डर से सफेद हो गया था। पुलिस अफसर ने कहा, तुम पर कारखाने से चोरी और गबन का आरोप है। सुनील साहब ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजू हैरान था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, यह झूठ है साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सुनील मुझसे बदला लेना चाहता है। लेकिन अफसर ने ठहाका मारते हुए कहा, हर मुजरिम खुद को निर्दोष ही बताता है। अब चलो, थाने में सच्चाई सामने आएगी। लाची ने रोते हुए पुलिस वालों से मिन्नतें की, साहब इसे छोड़ दो, ये निर्दोष है। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। राजू को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बेबस लाची पीछे रह गई, उसकी आंखों में आंसू और दिल में भय। थाने में राजू के साथ बेरहमी से पेश आया गया। सुनील की पहुंच और पैसे की ताकत के चलते पुलिस ने उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। 3 दिन बीत गए और लाची और उसका परिवार बार बार थाने के चक्कर काट रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। 3 दिन बाद बड़ी मिन्नतों के बाद उन्हें राजू से मिलने दिया गया। उसकी हालत देखकर लाची का दिल फट गया। राजू बुरी तरह से बीमार दिख रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे थे और उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। लाची ने बिलखते हुए उसे पकड़ लिया।
लेकिन राजू ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, लाची, चिंता मत कर, मैं निर्दोष हूं और सच जल्द ही सामने आएगा। बस कोई वकील कर लो, मैं छूट जाऊंगा। उसके शब्द कांप रहे थे, जैसे उसकी हर सांस एक संघर्ष हो। लाची के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वह बुदबुदा रही थी, भगवान, मैं क्या करूं? लाची की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दयालु पुलिस वाले ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अगर सुनील साहब रिपोर्ट वापस ले लें तो आज ही राजू छूट जाएगा। इस उम्मीद के सहारे लाची अपने बापू के साथ सुनील से मिलने गई। वहां पहुंचकर उसने सुनील से गुहार लगाई, साहब, हमारे निर्दोष बच्चे को क्यों फंसा रहे हो? उसे छोड़ दो, उसका कोई कसूर नहीं। किसान ने भी बहुत विनती की, पर सुनील पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी मंशा कुछ और ही थी। सुनील ने लाची की ओर देखते हुए कहा, अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं तेरे राजू को अभी छुड़वा दूंगा। लाची समझ गई कि वो क्या चाहता है और बापू के साथ वहां से लौट आई। उसने घर आकर सारी बात बापू को बताई और दोनों बाप बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। वकील का इंतजाम करना उनके बस में नहीं था और इसी बीच राजू को जेल भेज दिया गया। लाची की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। दिन भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। जब यह खबर उसके चाचा और बापू ने दी तो वो बिल्कुल टूट गई। उसके सारे सपने जो उसने राजू के साथ देखे थे, सुनील की वजह से बिखर गए थे। अब कुछ भी शेष नहीं था। रात भर लाची जैसे खोई खोई सी बैठी रही। सुबह होते ही उसने कुछ ठान लिया। वो अच्छे से तैयार हुई, साफ कपड़े पहने और शाम ढलते ही सुनील के दफ्तर की ओर चल पड़ी। उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसके अंदर की आग ने उसकी हर भावना को दबा दिया हो। उसके खुले बाल, चेहरे पर एक अनजान सी चमक, जैसे उसे अब किसी भी चीज की परवाह ना हो। वह सीधी सुनील के मकान में दाखिल हुई, जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। सुनील अकेला बैठा कुछ लिख रहा था। लाची ने दरवाजा बंद किया और अजीब से स्वर में बोली, साहब, मैं आ गई हूं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने सुनील का ध्यान खींचा। वह उसकी ओर घूरते हुए बोला, आ गई? लाची ने बिना कुछ कहे अपनी ओढ़नी सुनील की ओर फेंकी और उसके पास जाकर बोली, राजू को छुड़वा दो, मैं आपकी बात मानने आई हूं। सुनील की आंखें लालच से चमकने लगी। उसने लाची को अपनी बाहों में कस लिया, पर वो लाची नहीं थी जो वो समझ रहा था। उसने अचानक अपने लहंगे की कमर से छुपी हुई कटार निकाली और सुनील पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा और सुनील जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। लाची ने बिना एक पल गंवाए उसके मकान से बाहर कदम रखा। जैसे ही वह बाहर निकली, पीछे से आग के भयंकर शोले उठने लगे। कपड़े का कारखाना धू धू कर जलने लगा। लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी आग को बुझाने की हिम्मत नहीं कर पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवाजें गूंजने लगी, पर तब तक सब कुछ राख हो चुका था। दूर एकांत में लाची एक पेड़ के नीचे बैठी राजू को याद करते हुए रो रही थी। उसके होठों से बार बार एक ही बात निकल रही थी, राजू, मैंने तेरा बदला ले लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने अपना मकसद पूरा कर लिया हो। लेकिन इस मकसद ने उसे दीवाना बना दिया था। उसकी जिंदगी के सारे सपने अब धुआं हो चुके थे और लाची अब एक बदले की आग में झुलस चुकी थी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम गंगाधर था। वह सब्जियों का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी। ब्राह्मण के पास पुरोहित का कार्य करने के अलावा कोई अन्य आय का स्रोत नहीं था और उसी से वह किसी तरह से अपना जीवनयापन कर रहा था। हालांकि उसकी पत्नी इससे संतुष्ट नहीं थी। वह बार बार उसे उलाहना देती और कहती कि बाहर जाओ और कुछ काम धंधा करके धन अर्जित करो। आखिर परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? केवल पंडिताई के भरोसे घर कैसे चलेगा? गंगाधर ने शुरुआत में इस बात को अनदेखा किया, लेकिन पत्नी की निरंतर नाराजगी और ताने सुनकर वह परेशान हो गया। आखिरकार उसने तय किया कि वह घर छोड़कर बाहर कुछ कमाने जाएगा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, मैं बाहर जाऊंगा और कुछ कमाने की कोशिश करूंगा, तुम मेरी तैयारी कर देना, मैं सुबह जल्दी ही निकलूंगा। अगले दिन ब्राह्मणी ने उसके कपड़े धो दिए, लाठी तैयार की
और थोड़ी सी रस्सी बांध दी। घर में खाने पीने के लिए कुछ खास नहीं था, तो उसने 2 उबले हुए आलू और नमक की पोटली गंगाधर की थैली में बांध दी। सुबह सुबह गंगाधर स्नान करके पूजा पाठ किया और अपना सामान लेकर निकल पड़ा, यह जानने बगैर कि वह कहाँ जाएगा। वह कच्ची पगडंडी पर चल पड़ा जो घने जंगल की ओर जाती थी। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। थकावट और प्यास से व्याकुल उसने सोचा कि कहीं पानी मिल जाए तो विश्राम करके कुछ खा भी ले। तभी थोड़ी दूर पर एक स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर दिखा। गंगाधर ने एक पेड़ के नीचे डेरा डाल दिया, स्नान किया और तरोताजा हो गया। बहुत थकान के बाद जैसे ही वह लेटा, गहरी नींद में चला गया। संयोगवश उस समय भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। जब माता पार्वती की दृष्टि उस सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ी तो उसकी दयनीय स्थिति देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, आप तो दयालु हैं, सबके दुख हरते हैं, इस गरीब ब्राह्मण का भी उद्धार कीजिए, वह आपका परम भक्त है। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती, तुम हमेशा इतनी दयालु रहती हो, हर किसी की मदद करने को तत्पर, लेकिन हर कोई अपने कर्मों का फल पाता है। चलो, इसे भी उसके कर्मों का फल मिल ही जाएगा। माता पार्वती ने जिद करते हुए कहा, स्वामी कृपा कीजिए, बस यही एक विनती है और कुछ नहीं मांगूंगी। पार्वती के आग्रह के आगे झुकते हुए भोलेनाथ सोते हुए ब्राह्मण के पास आए। उन्होंने ब्राह्मण की खाने की पोटली खोली जिसमें सिर्फ 2 उबले आलू रखे थे। भोलेनाथ ने आलूओं को उठाया और उनकी जगह 2 ताजे लड्डू रख दिए। पार्वती से कहा, अब मैंने इसका इंतजाम कर दिया है, चलो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये कहकर भोलेनाथ आगे बढ़ने लगे और माता पार्वती उनके पीछे चल पड़ी। गंगाधर इस पूरी घटना से अनभिज्ञ गहरी नींद में सोया रहा। जब उसकी आंख खुली तो तीसरा पहर ढल रहा था। वह भूख से व्याकुल हो उठा। उसे अपनी खाने की पोटली याद आई और उसने जल्दी से उसे खोलकर देखा। उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही जब उसने आलूओं की जगह 2 ताजे गुदगुदे लड्डू पाए। उसकी भूख अब और बढ़ गई। उसने सोचा, जरूर ब्राह्मणी ने किसी जजमान के घर से लड्डू उठाकर मेरे लिए रख दिए होंगे। ये सोचते ही उसने लड्डू उठाकर खाने शुरू किए। एक एक करके लड्डू उसने बड़े आनंद से खाए, लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब हर बार 2 लड्डू खाने के बाद पोटली में 2 और लड्डू प्रकट हो जाते। वह लगातार खाता चला गया और कम से कम 10-12 लड्डू चट कर गया। उसके बाद भी पोटली में वही 2 लड्डू वैसे ही मौजूद थे। अब उसने सोचने का सिलसिला बंद किया, पोटली और अपना सामान उठाया और घर की ओर चल पड़ा। रात की पहली पहर समाप्त होते होते वह घर की चौखट पर पहुंच गया। उसने बहुत तेजी से सफर तय किया था। ब्राह्मणी ने जैसे ही उसे देखा फिर से उसे कोसने लगी, तुझे कितनी बार समझाया था कि बाहर जाकर कुछ कमा, लेकिन तू वही धात के 3 पात चला था धन्ना सेठ बनने। गंगाधर घर में घुसते ही बोला, भगवान, घर में कदम रखते ही गाली शुरू। कम से कम मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ है? ब्राह्मणी ने कहा, अब सुनने को क्या रह गया है? सुबह भेजा था कुछ कमाने और तो यूं ही खाली हाथ वापस लौट आया। कमा कर लाने की नीयत ही नहीं है। गंगाधर चुप रहा, फिर शांत स्वर में कहा, अपनी बकबक करती रह, कम से कम मुझे बोलने का तो मौका दो। देख मैंने तेरे लिए क्या लाया है, देखकर खुश हो जाएगी। ब्राह्मणी ने व्यंग्य से कहा, ऐसा कौन सा खजाना लेकर आया है जो इतना इतरा रहा है? गंगाधर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले 1 गिलास पानी तो पिला, फिर बताऊंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को पानी पेश किया। पानी ग्रहण करते ही उसने अपनी पोटली खोली। ब्राह्मणी की निगाहें कभी लड्डू पर तो कभी ब्राह्मण पर टिकती रही। मन में सवाल कौंध रहा था, आखिर यह क्या पहेली है? उत्साहित ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, पहले लड्डू खाओ। जैसे ही ब्राह्मणी ने लड्डू का स्वाद लिया, उसे ऐसा अद्वितीय स्वाद महसूस हुआ कि उसने बिना रुके 3-4 लड्डू और खा लिए। इस तरह के स्वादिष्ट लड्डू उसने पहले कभी नहीं चखे थे। बावजूद इसके पोटली में 2 और लड्डू बचे हुए थे। फिर दोनों ने मिलकर पूरी तृप्ति के साथ लड्डू खाए। बाद में उन्होंने अपने बच्चों को जगाया और उन्हें भी भरपेट लड्डू खिलाए। इसके बाद गंगाधर ने अपनी पत्नी को जंगल में घटी घटना सुनाई। ब्राह्मणी चौंकते हुए बोली, मैंने तो पोटली में 2 उबले आलू रखे थे, ये लड्डू कैसे बन गए? फिर वह गंभीरता से बोली, ये सब आपकी कृपा से हुआ होगा।
और हमें इसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। अब गंगाधर और उसकी पत्नी आपस में मशविरा करने लगे कि आगे क्या करना चाहिए। ब्राह्मणी ने सुझाव दिया, क्यों ना हम हलवाई की दुकान खोलें और लड्डू बेचना शुरू करें, इससे आमदनी का जरिया बनेगा। ब्राह्मण ने तुरंत इस विचार को अपनाया और जल्द ही उसे ढेरों ऑर्डर मिलने लगे। जिसने भी उसके लड्डू खाए वे तारीफ के बिना रह नहीं सके, क्योंकि लड्डू का स्वाद अद्वितीय था। ब्राह्मण ने इस रहस्य को अपनी पोटली में ही छिपाकर रखा। गांव वाले हैरान थे कि किसी ने उसे लड्डू बनाते हुए नहीं देखा था, न ही उसके घर से कभी धुआं उठते देखा गया और न ही उसने कोई सामग्री खरीदते हुए पाया गया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो गई कि उसने एक सुंदर घर बनवाया, घोड़े खरीदे और अपनी पत्नी के लिए कीमती आभूषण बनवाए। उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे और अच्छे स्कूल में दाखिला लेने लगे ताकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। पर जैसे जैसे उसकी समृद्धि बढ़ती गई, उसके विरोधी भी बढ़ने लगे। गांव में कुछ लोगों ने राजा के दरबार में जाकर चुगली की कि ब्राह्मण के पास कोई अनोखी पोटली है जो लड्डू उत्पन्न करती है। ये लड्डू इतने स्वादिष्ट होते हैं कि एक बार खाने पर उनका स्वाद जीवन भर याद रहता है। यह खबर धीरे धीरे राजा के कानों तक भी पहुंच गई। जब राजा को बताया गया कि ऐसी अनोखी चीज एक साधारण ब्राह्मण के पास है, तो राजा के मन में विचार आया कि ऐसी अनमोल वस्तु तो राजमहल में होनी चाहिए। आखिरकार रोजाना इतनी बड़ी सेना और दरबारियों का पेट भरने के लिए यह लड्डू पैदा करने वाली पोटली बहुत काम की साबित हो सकती थी। राजा के भीतर लालच ने जन्म लिया और उसने अपने सिपाहियों को भेजकर ब्राह्मण गंगाधर को तुरंत दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। गंगाधर, जो अपनी स्थिति से अवगत था, दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने उस पोटली की मांग रख दी। पहले तो गंगाधर ने ना नुकर की, लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना उसके वश की बात नहीं थी। हारकर गंगाधर ने पोटली राजा के हवाले कर दी, यह जानते हुए कि अगर उसने मना किया तो राजा बलपूर्वक उसे छीन लेगा और शायद उसे और उसके परिवार को भी सजा दे देगा। जैसे ही पोटली राजा के पास चली गई, गंगाधर और उसके परिवार का जीवन बदल गया। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी धीरे धीरे खत्म हो गई। उसकी पत्नी और बच्चों की जीवन शैली, जो पहले बहुत आरामदायक हो गई थी, फिर से पिछड़ेपन की ओर लौटने लगी। जब कोई व्यक्ति समृद्धि का अनुभव कर चुका हो तो निर्धनता उसे और भी असहनीय लगती है। यही हाल गंगाधर की पत्नी का था, जिसे अब फिर से पुराने दिनों की तरह जीना मुश्किल हो रहा था। उसने ब्राह्मण से कहा, अब तो मेरी सलाह मान ही लीजिए। आखिरकार मेरी सलाह न मानने का नतीजा आपने देख लिया। राजा के साथ मित्रता करना मूर्खता थी और उसी के कारण आपका भेद राजा तक पहुंच गया। ब्राह्मण की पत्नी भी इस परिस्थिति से बहुत व्यथित थी। वह कहने लगी, गांव वाले भी अब ताने मारने लगे हैं और हमारी इज्जत का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब मेरी एक बात माने, आप फिर से उसी जंगल में जाइए जहां आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हुई थी। शायद वही हमारी मदद कर सकते हैं। गंगाधर की पत्नी ने पहले की तरह ही सुबह उठकर उसकी यात्रा की तैयारी कर दी। गंगाधर दोबारा जंगल की ओर रवाना हो गया। दोपहर होते होते वह उसी सरोवर के किनारे पहुंचा जहां उसने पहले भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया था। थकान के कारण वह पेड़ की छाया में लेट गया और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। इसे संयोग ही कहेंगे कि ठीक उसी समय शिवजी और माता पार्वती उसी स्थान से गुजर रहे थे। माता पार्वती की नजर एक बार फिर उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने तुरंत भोलेनाथ को टोका और कहा, भोलेनाथ, क्या आपको याद है, यही वो ब्राह्मण है जिसे आपने 2 साल पहले आशीर्वाद दिया था, पर यह तो आज भी उतना ही दीनहीन दिख रहा है। चलिए इसका हाल जानते हैं। माता पार्वती ने विनम्रता से भोलेनाथ का हाथ पकड़कर उन्हें गंगाधर के पास ले गई। भोलेनाथ, जो सर्वज्ञ है, पहले से ही सब कुछ जानते थे। उन्हें मालूम था कि गंगाधर की पोटली कहाँ और किसके पास है। भोलेनाथ ने इस बार गंगाधर की पोटली में लड्डू की जगह 2 ईंटें रख दी। यह देखकर गंगाधर अचंभित हो गया, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से चले गए। जब गंगाधर की नींद खुली तो उसने सरोवर में स्नान किया और फिर पोटली खोलने लगा। पोटली खोलते ही उसमें से एक ईंट निकली और जोर से उसके माथे पर लगी। गंगाधर बेहोश होकर गिर पड़ा। आधे घंटे बाद होश आया
तो उसने देखा कि माथे पर एक बड़ा सा घाव हो गया था और आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसे भोलेनाथ की इस कृपा पर हंसी और क्रोध दोनों आने लगे। पोटली में अभी भी 2 ईंटें थी, जिनमें से एक उसके माथे पर लगी हुई थी। उसने सोचा कि शायद इस बार भोलेनाथ ने उसे कुछ सिखाने के लिए यह वरदान दिया है। उसने ईंटों को अपने सामान में बांधा और घर की ओर चल पड़ा। आधी रात को जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी हालत देखकर चिंता जाहिर की, लेकिन कुछ नहीं पूछा। वह सोच रही थी कि गंगाधर थका हुआ है, इसलिए उसे बात करने का समय बाद में मिलेगा। परंतु उसकी पत्नी को पोटली देखने की बड़ी उत्सुकता थी। जब गंगाधर सो गया तो उसने धीरे से पोटली खोली। पोटली खोलते ही उसमें से एक ईंट निकली और जोर से उसके माथे पर जा लगी। उसकी चीख निकल गई और वह पीछे हट गई। सुबह जब दोनों उठे तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, लेकिन कुछ नहीं कहा। उस दिन गंगाधर के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। वह सोचने लगा कि आखिर भोलेनाथ ने उसे ईंटें क्यों दी, आखिर इसका क्या मकसद है। उसे समझ में आने लगा कि यह वरदान नहीं बल्कि एक संकेत था। वह ईंटों को लेकर गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर गया और पोटली को खोलकर देखा। ईंटों से कुछ खास निकल रहा था, लेकिन वह इस बात से अवगत हो गया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। उसने पोटली फिर से बंद कर दी और समझ गया कि उसका अधिकार अब वापस लेना होगा। उसने राजा को संदेश भिजवाया कि उसे लड्डू वाली पोटली और आधा राज्य लौटा दिया जाए, वरना युद्ध के लिए तैयार रहे। राजा को यह संदेश सुनकर क्रोध आया और उसने सिपाहियों को गंगाधर को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। गंगाधर पहले से ही अपनी रणनीति तय कर चुका था। उसने पोटली को अपने घर के ऊपरी हिस्से में रख दिया था। पहले तो उसने सिपाहियों को समझाने की कोशिश की, उन्हें वापस लौटने की सलाह दी, लेकिन जब उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी और धमकाने लगे, तब गंगाधर ने पोटली खोल दी। बस फिर क्या था, ईंटों की बारिश शुरू हो गई। सिपाही बुरी तरह घायल होकर भागने लगे। लगभग 200 मीटर तक ईंटें उन पर बरसती रही और वे अपनी जान बचाकर भागते रहे। सिपाही भागते हुए राजा के पास पहुंचे और पूरी घटना का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि यह ऐसी लड़ाई है जो कभी नहीं देखी या सुनी गई। ईंटें अपने आप ही हम पर बरस रही थी। राजा को भी इस अनसुनी बात पर आश्चर्य हुआ। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर सलाह मशविरा किया और पूरी सेना को सेनापति के नेतृत्व में ब्राह्मण गंगाधर को पकड़ने के लिए भेज दिया। गंगाधर पहले से ही तैयार था। उसने गांव के बाहर एक ऊंची जगह पर मोर्चा बना लिया था। जैसे ही सैनिक उसके पास पहुंचे, उसने फिर से पोटली खोल दी। सैनिकों के पास इस तरह की लड़ाई से निपटने का कोई उपाय नहीं था। ईंटों की बरसात ने उन्हें बुरी तरह परास्त कर दिया। वे त्राहिमाम करते हुए पीछे हटने लगे। राजा को जब यह खबर मिली तो उसने फिर से मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। कई मंत्री अब ब्राह्मण के साथ संधि करने की सलाह देने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मण के पास दैवीय शक्ति है और राजा ने उसके अधिकारों का हनन किया था। अंततः राजा को विवश होकर शांति की पहल करनी पड़ी। राजा ने गंगाधर को आधा राज्य लौटा दिया और उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया। ब्राह्मण अब राजा बन गया और उसने भोलेनाथ की कृपा से अपने राज्य का संचालन किया। वह हमेशा जनता की भलाई के लिए कार्य करता रहा और अपने राज्य का विस्तार भी किया। उसने राज्य में भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर बनवाया, लेकिन अपनी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आने दी। वह सदा गरीबों और असहायों की सहायता करता रहा और भोलेनाथ उसकी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।